नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट आ चुका है। आपका एग्जाम 25 अप्रैल से प्रस्तावित भी है। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने जीएस के 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में 25 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न होंगे जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूरी तरीके से पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। आप लोग इन प्रश्नों का आप उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? ऑप्शन ए है, यह लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका बी है, यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। ऑप्शन डी है, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। आपको स्टार्टअप इंडिया क्या है, इसकी पहल क्या है, इसका आंसर आपको देना है। इसमें कौन सही हो सकता है? साथियों, इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन है डी, यानी यह नवाचार और उद्यमिता को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। पहले तो यह ध्यान रखना है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो 16 जनवरी कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और किसने किया था जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, यानी पीएम किए थे। ठीक, उसके बाद भाई इसका मतलब क्या है? स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या है भाई? युवाओं के को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए सरकार क्या करेंगी? सुविधाएं देंगी, फंडिंग करेंगी, लोन देगी, सरकारी सहायता प्रदान करेंगी ताकि लोग अधिक से अधिक अपना उद्यम स्टार्ट करें, रोजगार स्टार्ट करें। तो पहले आपको स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना ताकि अधिक से अधिक युवा लोग इस रोजगार करें। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू हुआ? ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। वैट कब लागू हुआ बताइए? किस वर्ष लागू हुआ? वैट का मतलब समझ रहे हैं? वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं जिसको, बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर बोलते हैं। तो यह किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2005। यानी वैल्यू एडेड टैक्स मूल्यवर्धित कर कब लागू हुआ? क्या वो हो सकता है इसका आंसर? आपका आंसर होगा आपका 2005, यानी 1 अगस्त 2005 को वैट क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 नंबर है, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? आईजीएसटी में यानी आई का क्या मतलब है भाई, बताएंगे? ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी है इंटरनल, ऑप्शन सी है इंपोर्टेड, ऑप्शन डी है इंडिविजुअल। क्या है आई का मतलब? हम लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस सेट जो किए हैं उसमें हमने सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी के मतलब हमने बताया था, तो आपको याद होगा। तो आई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। ठीक, जो कि जीएसटी से जुड़ा हुआ है। जीएसटी की कब लागू हुआ देश में? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी का एक ये प्रकार है। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, अगला देखिए, जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखना। 2016 में अधिनियम आया था और लागू कब हुआ? 2017 में लागू हुआ। अनकाट्ड, UNCTAD कई बार पूछा जाता है भाई, का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है बताएंगे? पहले इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल नेशंस कांग्रेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है यूनिक नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें कौन सा सही हो सकता है? इसका फुल फॉर्म क्या है बताएंगे? इसकी स्थापना कब हुई थी? पहले तो यह जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यह क्या है भाई?
यह विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई, विकासशील देशों के लिए है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कैसे व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक, अगला है प्रश्न, ध्यान दीजिए, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? ये बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है अप्रैल 1985, ऑप्शन बी है अगस्त 1998, ऑप्शन सी है जुलाई 1991, ऑप्शन डी है नवंबर 1995। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई बताएंगे? ऑप्शन इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अगस्त 1998। कभी इस तरह से भी ऑप्शन देता है, 98 और 99 भी देता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1998। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ से प्रश्न होमगार्ड में मिलेगा। जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, तो ये सारे जो है ना आए हुए प्रश्न हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इस प्रश्न को हमने खुद टाइप किया है और खुद एक सीक्वेंस तरीके से हम इस सीरीज को चला रहे हैं कि जो अगर प्रश्न मैंने करा दिया उस प्रश्न को नहीं करा रहे हैं, नए नए प्रश्न लगातार करा रहा है, ताकि एग्जाम में आने का भरपूर चांस होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है भाई? जीएसटी में अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं ना। ऑप्शन ए है आय कर, ऑप्शन बी है सेवा कर, ऑप्शन सी है धन कर, ऑप्शन डी है संपत्ति कर। तो बताइए जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, इसमें कौन सही हो सकता है? तो इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी सेवा कर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण का मतलब आप समझ रहे हैं, नोटबंदी समझ लीजिएगा। अभी आपका 2016 में नोटबंदी हुआ था ना, 2016 में नोटबंदी हुआ था, 2016 में नोटबंदी हुआ था। इससे पहले भी नोटबंदी हुआ था। कब हुआ था? 1946 में नोटबंदी हुआ था। उसके बाद 1978 में नोटबंदी हुआ था। उसके बाद 2016 में नोटबंदी हुआ था। उसके बाद 2023 में नोटबंदी हुआ था। तो 2023 वाला नोटबंदी हुआ था जिसमें 2000 की नोट को बंद किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, ये 500 और 1000 का इसमें नोटबंदी किया गया था। तो 1946 में विमुद्रीकरण हुआ यानी नोटबंदी हुआ। तो उस दौरान आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है सीडी देशमुख, ऑप्शन डी है सुब्बा राय। ठीक, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका सीडी देशमुख है। क्या है जी? सीडी देशमुख हो जाएंगे गवर्नर। ठीक, और एक और चीज बता दें, ये आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है और यह बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। ठीक, और ठीक, और ये विमुद्रीकरण का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जब भारत सरकार नोटबंदी करती है तो उस पे जो भी अंकित मूल्य होता है नोट पर, उसका कोई वैल्यू नहीं होता रहता है, कानूनी रूप से अमान्य हो जाती है। कोई भी दुकानदार आपकी नोट नहीं लेगा जब तक उसको आप बैंक के पास नहीं जमा करेंगे। जब तक भारत सरकार आरबीआई उसको मान्यता नहीं दे देती है तब तक उसका मूल्य क्या रहता है? 0 रहेगा। ठीक, जैसे आप लोगों ने इसका तो सामना खुद किए हैं तो ध्यान ही दें। अगला देखिए, ये हम्पी है। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? ये कई बार पूछा गया है जी। हम्पी है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। यानी हम्पी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता? ऑप्शन ए है ऑक्सैलिक अम्ल,
ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। यानी पालक में कौन सा अम्ल है? तो ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है जी? ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल दही में, सिट्रिक अम्ल क्या है? नींबू में, संतरा नींबू में, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपका सिरके में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मल्लापुरम। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। यानी मल्लापुरम उत्सव, तो पुरम वाला आ जाएंगे ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु में मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? बताइए, खरीफ फसल इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है आपका गेहूं, ऑप्शन डी है आपका मक्का। तो खरीफ की फसल इसमें से कौन नहीं है? बताएंगे खरीफ का फसल। तो पहले तो खरीफ का ये ज्ञान होना चाहिए ना कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है भाई? जून और जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। तो गर्मी के मौसम में कौन सी फसल भाई नहीं बोई जाती है? तो बताओ, अभी तो ठंडी के मौसम में गेहूं ना बोया जा रहा है यार, तो ये तो आपका रबी की फसल हो जाएगी ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सब क्या है? रबी की है। क्या है? रबी। अब मक्का तो वर्ष भर बोया भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गेहूं, क्योंकि ये क्या है? रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है भाई? यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हैं, 1000 पुरुष पर स्त्री कितनी है? ठीक। ऑप्शन ए है 982, ऑप्शन बी है 892, ऑप्शन सी है 912, ऑप्शन डी है 821। यानी बताइए लिंगानुपात 1000 पुरुष पर यह मेल है और यह क्या है? फीमेल है। अगर 1000 मेल हैं तो महिलाएं कितनी है भाई? तो यह कितनी है? 912। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी 912 ही आपकी स्त्री है और 1000 पुरुष है। यही लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश का ये पूछा है। अगर यही भारत का पूछता तो क्या हो जाता भाई? 1000 पर कितना हो जाता? 943। कितना हो जाता? 943। यह क्या हो जाता? भारत के। 1000 पुरुष पर 943 क्या है? लड़की है, महिलाएं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है? अभी हम लोगों ने एक प्रश्न से ही इसका उत्तर जान सकते हैं। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी है सिरका, ऑप्शन सी है पालक, ऑप्शन डी है इमली। तो भाई लैक्टिक अम्ल पूछा है ना, तो लैक्टिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा? दही। दही में पाया जाता है। ठीक। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, आप 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय की होती है? जो जनगणना होता है 10 वर्षों पे ना, पहली बार जनगणना कब हुई? 1972 में। कब हुई? 1972 में पहली बार जनगणना। नियमित जनगणना कब से शुरू हो गई? 1872 ना, सॉरी, हाँ 1872। 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन नियमित कब से होने लगी? 1881 से। कब से? 1881 से जनगणना हो गई। इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड मेयो थे, और इस समय नियमित वाले लॉर्ड रिपन थे। ठीक। अब सवाल है कि क्या भाई 10 की जनगणना तो होती है, अब 10 सालों पे होती है ना, अभी तो लेटेस्ट में नहीं हुआ, थोड़ा सा कोरोना की वजह से समय बढ़ गया, लेकिन 10 साल पे होती हैं। तो जनगणना कराने का जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? ऑप्शन ए है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी है योजना मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए गलती हो जाती है यहाँ से। तो 10 की जनगणना की जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय का, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? यानी प्रभावती गुप्त साम्राज्य के कौन ऐसे शासक हैं जिनकी ये पुत्री थी? ऑप्शन ए है कुमार गुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इन प्रभावती गुप्त किसकी भाई बेटी है? तो यह है ऑप्शन सी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के
बेटी हैं। ठीक, 16 नंबर प्रश्न आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने दुख और गुस्सा व्यक्त किया और तथा अपनी जो उपाधि मिली थी अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि, उसको क्या कर दिया, उपाधि त्याग दे दिया, त्याग कर दिए, लौटा दिया यानी। ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, ऑप्शन सी है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन डी है कामागाटा मारू हादसा। तो भाई किस किस घटना से दुख व्यक्त करके अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधि को वापस लौटा दिए रविंद्रनाथ टैगोर ने? ऑप्शन ए है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, बहुत भारतीय लोग मारे गए थे, इससे दुख होकर उन्होंने कहा कि आपकी उपाधि मुझे नहीं चाहिए, ये अपना उपाधि वापस ले लो। ये लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज कब हुआ पता है? साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे 1928 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। कामागाटा मारू हादसा पता है? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। हांगकांग से एक जहाज चली थी कनाडा के लिए और कनाडा वालों ने अपने देश में जहाज, मतलब जहाज को जाने से क्या कर दिए, रोक दिए। रोक देने के बाद तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है कि भाई कामागाटा मारू हादसा कब हुआ था? 1914 में। ठीक, इसमें जो उस जहाज में ना अधिकतर जो सिख लोग थे, भारतीय लोग ही यात्री थे, इसमें 372 के आसपास यात्री भी थे। तो आपका डेट से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शन है मनु, ऑप्शन बी है हरिसेन, ऑप्शन सी है बौधायन, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसने किया? ऑप्शन बी है हरिसेन ने किया। किसने? हरिसेन ने किया, याद रखिएगा। आपका 18 नंबर प्रश्न है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य की कृति है? बताइए कुमार संभव के लेखक कौन है, बस आपको यही बताना है। ऑप्शन है महाकवि कालिदास, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी है महादेवी, ऑप्शन डी है भारवी। तो कुमार संभव किसकी है भाई? ऑप्शन ए है महाकवि कालिदास की। ठीक, याद रखिएगा। इनकी 4-5 किताबों से प्रश्न हमेशा लगातार पूछा जाता है। ऑप्शन है अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताया। ऑप्शन ए है उन्नाव, ऑप्शन बी है सिकंदरा, ऑप्शन सी है एटा, ऑप्शन डी है रामपुर। यानी अकबर का मकबरा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ है आपका पता है? सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। तो अकबर का मकबरा कहाँ है भाई? सिकंदरा यानी आगरा में। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है खान बहादुर गफर खान, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। यानी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी यानी खान अब्दुल गफार खान। इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न आप देखिए, स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर है। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर स्थित है? बताइए। बस यही स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है। भाई कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो स्वामी नारायण अक्षरधाम एक मंदिर या जो स्थित है आपका नई दिल्ली में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, 22 नंबर प्रश्न है, पट्टदकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना। पट्टदकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य कला के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा स्मारक, इसमें कर्नाटक होना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं। 22 का आपका, हाँ कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या है? कर्नाटक। इसको भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? आपको याद रखना। ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है गुलाम वंश, ऑप्शन डी है आपका खिलजी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था भाई? आपका गुलाम वंश का। गुलाम वंश का याद रखिएगा। कब? 1206 में इसकी स्थापना करता है। ठीक। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई थी? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोगों ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, ये याद रखना है। ऑप्शन ए है आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी है फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी है आपका कनाडा का संविधान। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान में है? तो भाग 4 में है। संविधान के भाग किस में है भाई? भाग 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक है। और कहाँ से हम लोगों ने इसको ग्रहण किया है भाई? तो इसको हम लोगों ने ग्रहण किया है आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से, याद रखना। इसको हम लोगों ने ग्रहण किया है। 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से नाना साहेब आंदोलन का नेता कौन थे? ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी है उग्र, ऑप्शन डी है महिपाल जगत राणा। इसमें तो नाना साहब आंदोलन के नेता कौन थे, इसमें तो ऑप्शन सही नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 25 नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा। 1 मिनट हम आपको बता दें। जतरा भगत है, ऑप्शन याद रखिएगा। एक अपना ऑप्शन, ये सी नंबर हम कर देते हैं। जतरा भगत याद रखिएगा, यही थे जतरा भगत, याद रखिएगा इसको पूरी तरीके से। तो साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है जीएस के, और हम लोग पूरी तरीके से सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। जो प्रश्न हमने एक बार पढ़ा दिए उस प्रश्न को हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, और हम लोग इतने दिनों में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसमें हम लोगों ने करेंट से प्रश्न जोड़ा है, पॉलिटी से जोड़ा है, हिस्ट्री से जोड़ा है, जियोग्राफी से, स्टैटिक्स जीके और उत्तर प्रदेश स्पेशल, और जितने भी जीएस पोर्शन से आने वाले प्रश्न हैं, वो भारत का करंट अफेयर्स हो और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के हो, सारे हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हैं। तो ये सेशन आपको लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट अभी तो कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग लगातार 2-3 प्रैक्टिस सेट पर डे करने वाले हैं। धन्यवाद।